Okay. So very warm good afternoon my dear students. This is रितेश चंदिल सर और विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है? नहीं, बिल्कुल देरी नहीं हुई, हम लोग टाइम पर आ चुके। 5-7 मिनट का थोड़ा सा हेर फेर है, बाकी सब ठीक है। ओके तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, संभावित प्रश्न पत्र सेट 1। ठीक है, इसमें मैंने आखिरी में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए 26 और 27 क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि यार 1-2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो आपके काम का आ सकता है। ठीक है, जो ऐसा लगता है मुझे कि आपके सिलेबस में है या नहीं है, नहीं है शायद वो तो ठीक है, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को निकाला है। वो भी आपको अलग लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, लेकिन मेरी मानो तो आप पढ़ते रहना। हम लोग जितनी क्लासेस रहेगी 20, 25, 30 जो भी आने वाली समझ की क्लासेस होगी, उसमें कम से कम 25-30 चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा तो पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके बड़े आगे हम लोग। सिलेबस कंप्लीट लगभग हो चुका है, 1-2 टॉपिक बाकी, 2-3 टॉपिक है, बाकी तो सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो टॉपिक है वो रिलेटेड टॉपिक, जैसे HRM है ना, मानव संसाधन प्रबंधन है, वो आपका नियुक्तिकरण से संबंधित है बेटा। ओके चले बड़े तो ये हमारे विनर्स इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पर आके जो भी हम लोग पढ़ाते हैं इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद हमारी क्लासेस, मेरे बाद में सौरभ सर तार्किक अभियोगिता की क्लासेस लेंगे, स्टैटिक जीके कुंदन सर, जैन सर गणित की क्लासेस, बाल विकास और मनोविज्ञान की क्लासेस 7 बजे रहेगी, राजेश सर लेंगे इसकी क्लास। ठीक है, तो चालू करें हम लोग पक्का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षता का अर्थ क्या होता है? दक्षता का अर्थ क्या होता है भैया? चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था दक्षता का अर्थ क्या होता है। एक होता है दक्षता, एक होता है इफिशियंसी, एक इफेक्टिवनेस है ना, कुशलता। एक दक्षता, एक कुशलता। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सही काम को करना, डूइंग द राइट थिंग्स, न्यूनतम लागत के साथ कार्य को पूरा करना, कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए, टू अचीव द एंड रिजल्ट, एंड उपयुक्त में से कम, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट दक्षता का मतलब क्या होता है बताओ? दक्षता का मतलब क्या होता है? सही काम को करना, न्यूनतम लागत के साथ कार्य को पूरा, कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, इफिशियंसी, अंतिम परिणाम को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव द एंड रिजल्ट, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दक्षता। एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है इफिशियंसी। राइट, बिल्कुल सही, बी। ठीक है, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग लेकर दे, है ना, वो होती है आपकी इफिशियंसी। कम लागत में हम लोग, अंतिम परिणाम इफेक्टिवनेस होता है। ठीक है, वो अंतिम परिणाम जो होता है वो आपका इफेक्टिवनेस होता है, जिसमें आप अंतिम रिजल्ट, उसमें ये नहीं रहता है कि भैया कि क्या गलती हो रही, क्या गलती नहीं हो रही है। ठीक है, तो आंसर इज बी, न्यूनतम लागत के साथ कार्य को पूरा करना। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी संगठन क्या करता है बेटा कि अपने जो माल होता है उसको रखता है, और इतना रखता है ताकि ना ही ज़्यादा उसको ज़्यादा मतलब ओवरलोडिंग भी नहीं करता है, और ना ही कम रखता है, ना ही ज़्यादा रखता है ना ही कम रखता है। ये सब चीज़ें किसके माध्यम से आती है बेटा? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। ठीक है, जिसके माध्यम से वो ये साबित करते हैं कि हमें इतना ही माल रखना है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल को बेच सके, है ना। आपने देखा होगा दिवाली दशहरे के टाइम पे सेल लगी रहती है, बड़ी बड़ी जितनी भी मॉल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि बेटा ये लोग स्टॉक को बचा के रखते हैं, तो वो सब क्या है बेटा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अनुसार ही होता है, EOQ। ठीक है, प्रति इकाई इन्वेंट्री ले जाने की लागत सबसे कम है। ठीक है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज लोएस्ट। इसका मतलब ये होता है कि भैया कि जो भी आप किसी इन्वेंट्री को ले जा रहे हो उसकी कास्ट क्या हो बेटा? कम हो, ऐसा बताता है। आदेश प्रक्रिया लागत प्रति इकाई सबसे कम है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट लोएस्ट, प्रति इकाई कुल इन्वेंट्री और आदेश लागत सबसे कम है। द टोटल इन्वेंट्री
एंड ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट इज लोएस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखो तीनों का मतलब, आदेश प्रक्रिया नहीं होती, ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कि आपने क्या किया बेटा, आदेश दिया, आदेश दिया, ऑर्डर क्या मतलब कि आपने बुलाया। ठीक है, तो आदेश प्रक्रिया लागत प्रति इकाई सबसे कम है, प्रति इकाई कुल इन्वेंट्री, और आदेश लागत सबसे कम है। ये दोनों चीज को कौन बताता है बेटा, ये दोनों चीज को कौन बताता है, EOQ बताता है। दोनों चीज को कौन बताता है, EOQ। वेरी गुड, सही है। ठीक है, प्रति इकाई कुल इन्वेंट्री और आदेश लागत सबसे कम है, मतलब कि हमारे पास में देखो उसको समझो कि जब आप किसी चीज को बुलाते हो, है ना, किसी चीज का ऑर्डर करते हो, तो आपको उसका भी कॉस्ट बियर करना पड़ता है। अगर बार बार किसी चीज को बुला रहे हैं आप, तो उसकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। इसलिए जो हमारा होता है, हम लोग क्या करते हैं भैया कि हमारे पास जो माल रखता है उसको रखना ही रहता है, और जो ऑर्डर करते हैं उसको भी हमको रखना पड़ता है। इसलिए प्रति इकाई कुल इन्वेंट्री और आदेश की लागत दोनों क्या होती है बेटा, कम होती है। वो क्या कहलाती है हमारे पास, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ग्रेट। क्वेश्चन 4, फर्नीचर खाता क्या है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, व्यक्तिगत खाता है, या कोई नहीं। देखो 3 तरह के खाते पढ़ाए थे मैंने आपको। कौन कौन से खाते थे बेटा, एक तो है व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। ठीक है, दूसरा आता है वास्तविक, वास्तविक, और तीसरा आता है, तीसरा कौन सा आता है, नाम मात्र, नाम मात्र। 3 तरह के खाते होते बेटा। ठीक है, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। और व्यक्तिगत में क्या होता है, कोई नाम आता है। ठीक है, व्यक्तिगत में क्या आता है, कोई नाम, कोई नाम। ठीक है, वास्तविक में क्या होती है, सारी संपत्ति, सारी संपत्ति, सारी संपत्ति मतलब BMF। BMF समझ में आता है, बेवफा मेरी फ्रेंड। BMF मतलब क्या होता है, बेवफा मेरी फ्रेंड नहीं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। और इसमें क्या होते हैं, खर्चे और आय। ये सब चीजें किस में होती है बेटा, नाम मात्र में होती है। ठीक है, तो बताओ फर्नीचर जो है वो किस में दिख रहा है आपको, किस में आना चाहिए, वो किस में आना चाहिए, वो आना चाहिए कहाँ में बेटा, रियल में। इसका आंसर क्या बेटा, रियल। ठीक है, ये देखो सारी संपत्ति वास्तविक के अंदर आती है। वेरी गुड। ए, थर्ड का ए बेटा, थर्ड का ए आएगा, शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ गया। ये 4 ध्यान रखना आप लोगों ने। व्यक्तिगत नाम मतलब कोई राम, श्याम, मोहन या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये सब चीज व्यक्तिगत में आएगी, पर्सनल। वास्तविक में मतलब कि रियल की बात कर रहा है, असेट, संपत्ति, तो वो कहाँ पे आएगी बेटा, वास्तविक में आएगी। और सारे खर्चे और सारी आय कहाँ पे आएगी, नाम मात्र में आएगी। कहाँ पे आएगी, नाम मात्र में आएगी। ये 4 ध्यान रखना आप लोगों ने, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा चार्ट बना के दिया मैंने आपको याद रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड के बाद फोर्थ। लागत अवधारणा का संबंध किससे है। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट, हम लोगों ने कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था। इसका मतलब क्या था बेटा कि जितनी भी हम लोग चीजें खरीद रहे, जो भी संपत्ति हम लोग खरीदते हैं, उसकी कीमत को, उसकी लागत पे ही हम लोगों को चिट्ठा में लिखना होता है या फिर बैलेंस शीट में लिखना होता है। ठीक है, वो लागत अवधारणा का संबंध होता है। तो कॉस्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड विद उचित बाजार मूल्य, फेयर मार्केट वैल्यू, ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट, वसूली योग्य मूल्य, रियलाइजेबल वैल्यू, और इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो बताओ इसमें से क्या देखा था, लागत अवधारणा किससे संबंधित है। फोर्थ का क्या आंसर होगा इसका बेटा, फोर्थ का ए कैसे होगा बेटा, उचित बाजार मूल्य था ना। कॉस्ट कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है भैया, वो किससे संबंधित है, राइट, सही बोला अमन ना, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, उचित बाजार मूल्य नहीं, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, है ना। कॉस्ट कंसेप्ट किससे रिलेटेड है बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसी से बताते हैं हम लोग कि जो भी संपत्ति, जो भी माल हम लोग जो भी संपत्ति लेते हैं, उसको हम लोग उसकी लागत पे हम लोग अपनी चिट्ठा के अंदर लिखते हैं बेटा, या बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऐतिहासिक लागत कॉस्ट। सारे कंसेप्ट जब पढ़ाए थे, जब मैंने आपको सिखाया था अकाउंट के अंदर मैंने, क्लियर है, ओके। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल मनी का मतलब क्या होता है। देखो 2 तरह के मार्केट होते हैं। कॉल मनी का मतलब क्या होता है, कॉल मनी का मतलब क्या होता है, देखो मार्केट का मतलब बताता हूँ। 2 तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में 1 दिन से लेकर 365 दिन तक के पैसे का आदान प्रदान किया जाता है, वो क्या कहलाता है, मनी मार्केट। ठीक है, और कैपिटल मार्केट में लंबे समय तक पैसे का आदान प्रदान किया जाता है। जितने भी शेयर्स, डिबेंचर्स होते हैं, वो सारी चीजें कैपिटल मार्केट के अंदर होती है।
क्योंकि ये मनी मार्केट की बात कर रहा है, ये मनी मार्केट का तत्व, दैट इज कॉल मनी, है ना, कॉल मनी। ये क्या होता है, कॉल मनी। अब कॉल मनी का मतलब क्या होता है कि यह मनी मार्केट में गत रात्रि ऋण है, इट इज अ ओवरनाइट लोन इन द मनी मार्केट। यह मनी मार्केट में 1 दिन से लेकर 14 दिन से ऊपर का लोन है। इट इज अ लोन ऑफ अबव 1 डे टू 14 डेज इन द मनी मार्केट। ये मनी मार्केट में 14 से 364 दिन का लोन है। तो ये अलग अलग है, ठीक है। एक ट्रेजरी बिल है, इनमें से कोई नहीं, ये ट्रेजरी बिल आता है। कभी ये कॉल मनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखो कॉल मनी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब जब कोई कंपनी, जब कोई, मेनली क्या होता है कि ये जो कॉल मनी होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही लगता है। कॉल मनी क्या होता है कि किसी बैंक के अंदर अगर कुछ ज़्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, जब वो पैसा ज़्यादा आ जाता है तो क्या करती बैंक, क्या करती है, अगर एक रात के लिए भी ज़्यादा पैसा आता है तो बैंक क्या करती है, उसको किसी और बैंक को ऋण दे देती है। आप बोलोगे कैसे ऋण दे देती है, दूसरी बैंक के पास अगर पैसा कम है और एक बैंक के पास पैसा ज़्यादा है ना, सपोज करो SBI के पास पैसा ज़्यादा है और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पैसा कम है, ठीक है, एक रात के लिए, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा पूरा एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो हर बैंक को ऐसा करना होता है कि अपने पैसे को मेल करके RBI को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो एक रात के लिए अगर किसी बैंक के पास पैसा ज़्यादा है तो वो एक रात के लिए बैंक पैसा दूसरी बैंक को पैसा दे सकती है, ठीक है। उसके लिए जो भी इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो देना पड़ता है। और ये ब्याज बदलते रहता है, दिन प्रतिदिन भी बदल जाता है, घंटों में बदल जाता है, ठीक है। तो ये ब्याज जो होता है, ये ऋण जो होता है, सिर्फ एक रात के लिए दिया जाता है। इसे कहते हैं हम लोग कॉल मनी, ठीक है। क्लियर है, 1 दिन से लेके 14 दिन 15 दिन, मुख्यतः 1 दिन के लिए होता है ऋण, ठीक है। ये ऋण कितने दिन के लिए होता है बेटा, 1 दिन के लिए होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं। क्लियर है, ए, इट्स अ ए। ओके, तुक्के पे तुक्का अक्षय सोनी सही जा रहे, तुक्के मतलब समझ में आया। कॉल मनी का मतलब, कॉल मनी का मतलब समझो आप लोग, ठीक है। ये अलग अलग मनी मार्केट के तत्व है, एलिमेंट्स है, जिसमें मनी जो 1 दिन से लेकर 14 दिन तक का भी होता है, 14 दिन से लेकर 364 दिन के लिए भी होता है। किसी को ट्रेजरी बिल बोलते हैं, किसी को कमर्शियल बिल बोलते हैं। ये अलग अलग नाम के वो है, ठीक है। लेकिन कॉल मनी का मतलब क्या होता है, एक रात के लिए पैसा जब मिलता है उसको कॉल मनी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो 2 तरह के, बच्चे कंफ्यूज मत हुआ करो, 2 मैनेजर है, एक तो साइंटिफिक मैनेजर है और दूसरा क्या है बेटा, सामान्य प्रबंधन के मैनेजर, प्रबंधक के जनक। एक है सामान्य प्रबंधन के जनक और एक है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक। याद रखना आप लोगों ने, अगर सामान्य प्रबंधन के जनक बोलता है वो कौन से बेटा, सामान्य प्रबंधन के जनक सामान्य प्रबंधन के जनक, सामान्य प्रबंधक के जनक, जब भी ये वर्ड आए, और एक होते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक। वैज्ञानिक, याद होगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब दोनों में क्या है, एक के है बेटा फ्योल है, एक के क्या है बेटा, फ्योल, ठीक है, सामान्य, और एक के कौन है, टेलर, ठीक है, ध्यान रखना। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक टेलर है और सामान्य प्रबंधन के जनक कौन है बेटा, फ्योल है, याद रखना। तो इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। तो कौन है भैया, दैट इज टेलर, अभी बताया मैंने कौन है, ये टेलर है। कोई डाउट, ओके राइट, समझ में आ गया। हाँ, फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज मत हो, टेलर के कौन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, टेलर है, और सामान्य प्रबंधन के जनक कौन है बेटा, फ्योल है। दोनों में डिफरेंस समझ जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पर्पस ऑफ टाइम स्टडी, सामान्य अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, टाइम स्टडी, समय अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। ये किसने दिया था, टेलर ने दिया था। समय अध्ययन किसने दिया था बेटा, टेलर ने, याद रखो आप लोग, समय अध्ययन दिया था, ठीक है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब चीजें किसने दी थी, टेलर ने दी थी। अब समय अध्ययन टेलर ने दिया था कि भैया कि समय अध्ययन के माध्यम से कर्मचारी जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो देखा जाए कि वो कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। समय को बर्बाद करना को चेक किया जाता है, थकान का मूल्यांकन करने के लिए टू एवेल्यूएट फटीग स्टडी, उचित दिनों के काम करने का निर्धारण करने के लिए क्या, टू डिटरमाइन द फेयर डेज ऑफ वर्क, इनमें से कोई नहीं।
देखो शब्द से समझ में आ रहा है कि भैया टाइम स्टडी का मतलब ये होता है कि उसने कितने अच्छे ढंग से दिनों में काम किया है। ठीक है, शब्द से जाओ, समय की बात कर रहा है, समय को बर्बाद करना तो समझ में आ रहा है कि भाई समय को बर्बाद करने की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, उचित दिनों के काम का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। किसके बेटा? उचित दिनों के काम का निर्धारण करने के लिए किया जाता है समय अध्ययन। ठीक है, क्लियर है? 7 का सी, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तीनों का मतलब समझ में आ गया। फटीग स्टडी होती है, थकान का मूल्यांकन करने के लिए क्या किसके लिए होती है? फटीग स्टडी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? सी, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोग योजना है? दो तरह की योजना बताई थी मैंने आप लोगों को, सिंगल और एक स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल मतलब एक बार प्रयोग किया और फेंक दिया, और स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बार बार जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लान कौन से? स्ट्रैटेजी बताओ, नीति, बजट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। 7 8 का 8 का आंसर बताओ फटाक से। 8 का आंसर, 8 का आंसर बताओ क्या है? पहले ऐसा मत करो आप लोग। ठीक है, बजट, शाबाश, वेरी गुड। 8 का आंसर क्या होगा? ऐसा लिखो, 8 का आंसर क्या होगा? 8 का ABCD। आप लोग ABCD लिख रहे हो ना, समझ नहीं आ रहा है कि किसका ABCD की बात कर रहे हो। 8 का लिखो आप लोग, है ना। देखो, रणनीति जो होती है लंबे समय के लिए बनाई जाती है और बार बार प्रयोग किया जाता है। नीति का मतलब होता है एक सामान्य कथन होता है, ये जनरल स्टेटमेंट होता है। वो ये बताता है कि किन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या करना चाहिए। बजट जो होता है एक बार बनता है। बजट और प्रोग्राम, दो चीज याद रखना, बजट और प्रोग्राम, ये दोनों चीज ऐसी होती है जो एक बार प्रयोग की जाती है। ठीक है, बजट और प्रोग्राम ये दोनों क्या होते हैं बेटा? एक बार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सिंगल यूज प्लान कौन से बेटा? बजट। क्लियर है? 8 का सी, शाबाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चयन परीक्षण व्यक्तियों की सामान्य मानसिक क्षमताओं को मापने के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? Which of the following selection test is conducted by the organization to measure the general mental ability of individual? मानसिक क्षमता की, उसका मानसिक क्षमता कैसी भैया? ठीक है, निपुणता परीक्षण, निपुणता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। देखो, उपलब्धि परीक्षण मतलब क्या हुआ कि उसने अपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है, वो होता है उपलब्धि परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है कि वो बंदा कैसे रहता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो लोगों से कैसा व्यवहार करता है, वो व्यक्तित्व परीक्षण की बात करता है। निपुणता मतलब कि वो हर चीज में कितना परफेक्ट है, वो निपुणता परीक्षण होता है। बुद्धि परीक्षण, ठीक है, अब बता लो कौन सा आंसर होगा? 9th का, वेरी गुड, शाबाश अरविंद भदोले, दिव्या, शाबाश। हाँ, इंटेलिजेंट जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है बेटा? आपकी बुद्धि की, मानसिक क्षमता को पता लगाने के लिए होता है। मानसिक क्षमता को पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग बेटा? बुद्धि का टेस्ट लेते हैं। शाबाश। 9th का बी, शाबाश, एक्सीलेंट। 9th बी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। समझ में आ गया? शाबाश। चलो बड़े आगे हम लोग 9th तक। 10th, फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन है? थोड़ा सा देखो, बहुत छोटी छोटी लाइन में लिखा है फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है, एक प्रबंधक जो संगठन और ग्राहकों या जनता के बीच में संपर्क का पहला बिंदु होता है, फ्रंट लाइन। ठीक है, एक प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। एक गैर प्रबंधकीय, देखो गैर प्रबंधकीय तो होना नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है वो प्रबंधक का ही एक हिस्सा होता है। तो एक प्रबंधकीय जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मतलब कि अ मैनेजर हु इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली सुपरविजन ऑफ नो मैनेजरल एम्प्लॉइज। ठीक है, मतलब कि जो भी गैर प्रबंधकीय कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा भैया। एक गैर प्रबंधकीय कर्मचारी को पहली बार एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है या व्यक्ति द्वारा भर्ती किया गया। नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय प्रमोटेड और एज एन ऑफिशियल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और एक प्रशिक्षु या एक तालीमी या एक प्रशिक्षार्थी, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या ट्रेनी, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं क्या? नहीं। फर्स्ट लाइन मैनेजर का मतलब ये होता है कि जो
आपके कस्टमर्स के साथ में या अपने ग्राहक के साथ में सीधे संपर्क स्थापित करे, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं। क्योंकि वो फर्स्ट लाइन मतलब कि पहली बार ग्राहक अगर कुछ आता है तो उन्हीं से मिलता है, ठीक है। तो जो संगठन के अंदर, शाबाश, किसने सही किया, शाबाश, सभी का सही है, 10th का ए, वेरी गुड, 10th का ए। तो ये सभी के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। एक प्रबंधित जो संगठन ग्राहकों जनता के बीच में पहला बिंदु होता है, ठीक है, इनके साथ में ये पहला बिंदु होता है। क्लियर है, ए, दैट इज ए, वेरी गुड। अभी तक किसी को डाउट, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, 10th का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। जब सहायक बही का उपयोग करते समय कोई गलती हो जाती है, ठीक है, आपने कोई भी सहायक बही सब्सिडियरी बुक का आप जोड़ते समय कोई गलती हो जाती है, तो इसमें कौन सी गलती होती है? देखो 4 तरह की गलती होती है। कौन सी तरह की गलती होती है? 4 तरह की गलती होती है, ध्यान रखना। गलती जब आप जर्नल करते हो उस समय भी गलती हो सकती है, जब आप सहायक किताब बनाते हो तब भी गलती हो सकती है। तो गलती कुछ ना कुछ तो होती है। तो 4 तरह की गलती होती है। पहली गलती ये होती है कि आपने लिखा ही नहीं, आधा लिखा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ ओमिशन या फिर एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है, आधा लिखा या फिर लिखा ही नहीं, गलती लिखी। उसके बाद होता है आप जोड़ने घटाने में कोई गलती करते हो, जोड़ने घटाने में कोई गलती करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। और ये एरर ऑफ कमीशन है बेटा, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, आयोग की गलती, आयोग की त्रुटि, ठीक है, आयोग की त्रुटि, आयोग में त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग और सिद्धांत की त्रुटि, ठीक है। प्रविष्टि की गलती जैसी कोई गलती हम लोगों ने पढ़ी नहीं। देखो 4 तरह की गलती मैं समझा रहा हूँ। पहली गलती है कि आपने लिखा ही नहीं, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, लिखा ही नहीं, त्रुटि लिखा ही नहीं, भूल गए लिखना। या फिर एरर ऑफ कमीशन, आयोग की गलती का मतलब क्या हुआ कि आपने जोड़ने घटाने में कोई गलती करी, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तीसरी गलती होती है सिद्धांत की त्रुटियां, सिद्धांत की गलती मतलब कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो आपने लेखांकन के सिद्धांत होते उसके विरुद्ध जाकर कोई गलती करी होती है, वो गलतियां क्या कहलाती है? लेखांकन के सिद्धांत की गलती कहलाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और चौथी गलती होती है क्षतिपूर्ति की गलती, है ना, एरर ऑफ कंपनसेशन। उसमें कुछ नहीं होता है, 100 रुपये किसी से ज़्यादा ले लिया, 100 रुपये किसी को कम दे दिया, तो एक से ज़्यादा ले लिया, एक को कम दे दिया, तो क्षतिपूर्ति की गलती होती है। ऐसे 4 तरह की गलतियां होती है। यहाँ पर जो गलती हो रही है वो उसको जोड़ने घटाने में गलती हो रही है, तो ये कौन सी गलती कहलाएगी बेटा? आयोग की त्रुटि कहलाएगी, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरर ऑफ कमीशन। जहाँ पर योग करते समय, जोड़ने घटाते समय कोई गलती हो जाती है तो वो गलती क्या कहलाती है बेटा? एरर ऑफ ओमिशन कहलाती है। क्लियर है, समझ में आ गया? एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। 4 तरह की गलती होती है, ध्यान रखना, इसके अलावा कोई गलती नहीं होती है। क्लियर है, और चारों गलतियां इसमें आती है। क्लियर है, उसको सही किया मैंने अभी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कर्मचारी की वास्तविक उपलब्धि की तुलना कार्य के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है, व्हेन एम्प्लॉयज एक्चुअल अचीवमेंट इज कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब, कि उसने क्या अभी अचीव किया, है ना, एक्चुअल में उसने क्या अचीव किया, ठीक है, वास्तविक उपलब्धि उसने क्या अचीव किया, ठीक है, और किसके साथ में? तुलना कार्य के उद्देश्य की, उसको उद्देश्य क्या दिया गया था, जो दिया गया था उसके अगेंस्ट में क्या उसने अचीव किया, दोनों के बीच में जब तुलना की जाती है, ठीक है, क्या बोल रहा है? वास्तविक उपलब्धि की तुलना कार्य के उद्देश्य से की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? व्हेन एम्प्लॉयज एक्चुअल अचीवमेंट कंपेयर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब्स, नौकरी प्रदर्शन, जॉब परफॉर्मेंस, नौकरी मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन, नौकरी विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन, इनमें से कोई नहीं। देखो एक एक से बताता हूं। जॉब विवरण का मतलब होता है कि आपको अपने काम के बारे में पूरा विवरण दिया जाता है, उसको बोलते हैं काम क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब विवरण के अंदर आती है, नौकरी विवरण के अंदर आती है। नौकरी मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आप उस काम को कैसे उसको मूल्यांकन करें, उसको कैसे आंकते हो, कैसे उसका वैल्यूएशन करते हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका
मूल्यांकन कहलाता है। और नौकरी प्रदर्शन का मतलब होता है कि आपको जो काम दिया गया था उसकी तुलना में आपने कैसे काम किया। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या होगा बेटा? राइट, प्रदर्शन, राइट ए। ठीक है, इसमें उसमें कंफ्यूज मत होना, प्रदर्शन अलग होता है, परफॉर्मेंस आपने कैसा किया, क्योंकि आपका इवोल्यूशन मतलब कि आपका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन नहीं, आपका क्या किया जाता है? वास्तविक उपलब्धि के साथ किसकी तुलना की जा रही है? कार्य के उद्देश्य के साथ तुलना की जा रही है। तो आपको क्या किया जाता है? क्या किया जा रहा है बेटा? जॉब का प्रदर्शन, नौकरी, जॉब परफॉर्मेंस करवाई जा रही है। ठीक है, जॉब परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो है वो मानव प्रबंधन के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसमें आती है बेटा? मानव प्रबंधन के अंतर्गत आती है। तो इसको ध्यान से करना। कई बच्चे लोग जॉब मूल्यांकन बोले, लेकिन समझो मूल्यांकन अलग चीज होती है। ठीक है, मूल्यांकन मतलब कि आपके हर काम का ध्यान रखा जा रहा है कि आपने क्या क्या काम किया है, न कि आपके वास्तविक काम से तुलना की जा रही, जो उद्देश्य के साथ तुलना की जा रही है। ठीक है, जब उद्देश्य के साथ तुलना की जाएगी तो आपका प्रदर्शन दिखेगा कि आपने क्या किया, परफॉर्मेंस दिखेगा वो। तो जॉब परफॉर्मेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जॉब परफॉर्मेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, कार्य मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जॉब इवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड। देखो जॉब इवोल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रदर्शन करने के लिए नौकरी की जटिलता, नौकरी के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल, वैचारिक कौशल नौकरी के लिए आवश्यक है। ठीक है, वैचारिक कौशल, देखो नौकरी के लिए शारीरिक कौशल तो हट ही गया, ई हट गया, बी और डी तो ऐसे ही हट गया। अब ए और सी के अंदर हम लोग समझते हैं कि कौन सा हो सकता है। जॉब मूल्यांकन को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं हम लोग? वैचारिक कौशल नौकरी के लिए आवश्यक है। ठीक है, कंसेप्चुअल स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब टू परफॉर्म। ठीक है, प्रदर्शन करने में नौकरी की जटिलता। जॉब इवोल्यूशन का मतलब ये होता है, कार्य मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आपको काम कैसे कैसे करना है ना, कैसे कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज आपको दी गई है, उसके हिसाब से आपने कितना 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 अच्छे से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा? कार्य मूल्यांकन के अंदर आती है। इसलिए इसका जवाब जो होगा वो कौन सा होगा बेटा? दैट इज ए। कौन सा होगा? ये ए होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ए। क्लियर है? 13 का ए। को डाउट? ओके, नेक्स्ट। हाँ लग रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, मैंने उसका अंतर समझा दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है इसका। ठीक है, ग्रेट, 13 का ए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का तरीका है? दो ट्रेनिंग होती है, एक ऑन द जॉब होती है, दूसरी कौन सी होती है? ऑफ द जॉब। एक होती है ऑन द जॉब, दूसरी होती है ऑफ द जॉब। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो संभावित है कि आपकी पटवारी एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन आपकी पटवारी एग्जाम से संबंधित है, वो से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का तरीका है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कौन सा तरीका होगा भैया? ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कौन सा तरीका होगा? कोचिंग, नौकरी आवर्तन, ठीक है, जॉब रोटेशन, अभिविन्यास प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, केस स्टडीज। ठीक है, ऑफ द जॉब, ऑफ द जॉब का तरीका कौन सा होगा? ठीक है, कोचिंग, नौकरी आवर्तन, अभिविन्यास, ये सब चीजें कहां पे होती है? ये सब चीजें कहां पे होती है? तीनों ऊपर चीज, सारी चीजें क्या होती? ऑन द जॉब। मतलब कि जब आप किस में रहते हो? जॉब करते समय सारी चीज मिल जाती है आपको। ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं मिलती है आखिरी नंबर की, बताओ कौन सी भैया? बताओ जल्दी से, चौथी चीज। इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। केस स्टडीज, चलो ये भी बता दो। इसमें से कौन सी चीज हो भैया कि जिसके अंदर आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो रही है इसके अंदर? ठीक है, कोचिंग एट क्लास, इसमें और इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? केस स्टडीज, कोचिंग और केस स्टडीज। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें था, कुछ भी नहीं है ना, नन आएगा इसका आंसर। क्या है? कोचिंग। ठीक है, कोचिंग, वो ऑप्शन शायद सी और डी इसमें वो हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा? डी, केस, दैट इज सॉरी ए, कोचिंग। क्लियर है? कोचिंग जहां पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है आपकी। देखो, भर्ती प्रक्रिया को पुनर्व्यवस्थित करें। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया की पुनर्व्यवस्थित करें। रीअरेंजमेंट और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट,
प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट को अपन रीअरेंज करना है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग खोज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, योजना बनाते हैं, जांच करते हैं, रणनीति का विकास करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 15 सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग बेटा, योजना। क्या बनाते हैं हम लोग, योजना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जल्दी बताओ 15। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रणनीति तैयार करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग बेटा, रणनीति तैयार करते हैं, ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे योजना बनाते हैं कि हमको कैसे कैसे लोगों की भर्ती करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, योजना बना रणनीति का विकास करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं हम लोग, खोज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बेटा, खोज करते हैं कि भैया हमको सही उम्मीदवार मिल जाए। चौथे नंबर पे क्या करते हैं हम लोग, जांच करते हैं उसका। जब हम लोग खोज करते हैं, हमारे पास आ जाती चीजें, तो उसका क्या करते हैं हम लोग बेटा, जांच करते हैं चौथे नंबर पे। ठीक है, पांचवें नंबर पे, ठीक है, मूल्यांकन और नियंत्रण। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग बेटा, मूल्यांकन और नियंत्रण। अब ये देखो जरा, ये क्रम कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये क्रम कहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले योजना, ठीक है, थर्ड नंबर पे ये देखो तीनों के थर्ड दिख रहे हैं, तीनों के थर्ड दिख गए अपने को। सेकंड नंबर पे क्या है भैया, फिफ्थ नंबर वाली एंट्री। ठीक है, फिफ्थ, ये भी फिफ्थ है, तो मतलब कि ए तो गया, सी भी गया, बी और डी में से कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, बी का थर्ड, दैट इज फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट। ठीक है, तो ये आंसर दिख ही रहा अपने को बी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा इसका, बी। शाबाश, एक्सीलेंट, 15 का बी। क्लियर है, कोई डाउट, 15 का बी, शाबाश। 16, वित्तीय विवरण में शामिल किसको किया जाता है। ठीक है, इंक्लूडेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब व्यवसायिक खाता और प्रॉफिट एंड लॉस खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट और लाभ हानि के विवरण। ठीक है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। ये जो बैलेंस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है बेटा, देखो ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो सिर्फ जब सहभागी होते हैं तभी बनता है। तो ये क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया जाता है क्या। थर्ड, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा का विवरण। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उपरोक्त सभी किसका वित्तीय विवरण को वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है, किसे वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। ठीक है, किसे वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है भैया, ये सभी चीजों को वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन सी चीजें बेटा, व्यावसायिक खाता, व्यापारिक खाता या व्यावसायिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा का विवरण। ये तीनों चीजों को हम लोग कहां पे इंक्लूड करते हैं, कहां पे लगाते हैं भैया, वित्तीय विवरण के अंदर लगाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ओके, दैट इज डी। याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीनों चीज आती है, व्यावसायिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि और बैलेंस शीट, चिट्ठा। ठीक है, दैट इज सी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, वर्तमान संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान संपत्ति में क्या शब्द शामिल नहीं है भैया, द टर्म करंट असेट डज नॉट कवर। देखो करंट असेट में क्या होता है भैया, डेटर जो एक साल के अंदर, करंट असेट क्या होती है पहले, वर्तमान संपत्ति क्या होती है, वर्तमान संपत्ति का मतलब वो संपत्ति जो होती है वो जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जो नकद में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी संपत्ति क्या कहलाती है, एक साल के अंदर जो नकद में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान संपत्ति कहते हैं। या वो संपत्ति जो एक वर्ष के लिए होती है उसे वर्तमान संपत्ति कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान संपत्ति। तो इसमें क्या है, देनदार हमें एक साल के अंदर देना होता है, स्टॉक आपके लिए एक साल के लिए होता है, और पूर्वदत्त खर्चे, पहले से दिए गए खर्चे। ठीक है, ऐसे खर्चे जो पहले से हो जाते हैं लेकिन उसका सेवा लेना भी बाकी, ये तीनों क्या है बेटा, वर्तमान संपत्ति है। ठीक है, जो सम्मिलित नहीं क्या है, लंबे समय तक की जो संपत्ति होती है वो क्या होती है, बीएमएफ। क्या होती है, बीएमएफ ए, दैट इज बिल्डिंग, दैट इज बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग, वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ गया, इमारत, वेरी गुड। 17 का ए, बी नी, डी नी, ए। ठीक है, ए, ओके। नेक्स्ट, बिक्री, ये कल देखा था हम लोगों ने, बिक्री माइनस सकल लाभ। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, बेचे गए सामान की लागत शुद्ध बिक्री, ठीक है, सकल बिक्री,
देनदारियां, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था बेचे गए सामान की लागत, बेचे गए सामान की लागत का फॉर्मूला क्या होता है, बेचे गए सामान की लागत बराबर क्या होता है भैया, बिक्री माइनस माइनस सकल लाभ। ठीक है, बिक्री माइनस सफल लाभ। और एक और फॉर्मूला बताया था कल मैंने आपको, बिक्री प्लस सकल हानि। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, याद रखना इसका। इसका आंसर क्या होगा, 18 का ए। क्या होगा बेटा, 18 का ए, 18 का ए। क्लियर है, समझ में आ गया, शाबाश, एक्सेलेंट। वेरी गुड। 18 का सी नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं, है ना। ये होता है फॉर्मूला उसका, याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। बेचे गए सामान की लागत बराबर बिक्री माइनस सकल लाभ, बिक्री प्लस सकल हानि, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, 19th, निम्न में से सहायक पुस्तक कौन सी नहीं है। सहायक पुस्तक कौन कौन सी होती है पहले समझ लो। सहायक पुस्तक तब बनाई जाती है जब आप, है ना, जब आपकी कंपनी बहुत बड़ी होती है और आपको हर एक बुक का रिकॉर्ड रखना होता है। इसमें रोकड़ बुक होती है, उसके बाद बिक्री बुक, बिक्री वापसी बुक, ठीक है, क्रय बुक, क्रय वापसी बुक, ठीक है। ये सारी किताबें बनाई जाती है अलग से, ताकि आपको आप जब कोई लेखांकन कार्य कर रहे हो तो उसमें कोई तकलीफ नहीं हो। तो सहायक किताब कब बनाई जाती है, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो, ठीक है, जब आपका संगठन बहुत बड़ा हो, तब अपन क्या बनाते हैं, सहायक पुस्तक बनाते हैं। इसके बाद बही खाता भी होता है। बही खाता और सहायक पुस्तक लगभग बोल सकते हैं एक जैसे होता है, लेकिन बही खाता जो होता है छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, लेजर। लेकिन सहायक पुस्तक कब बनाई जाती है, जब आपका संगठन क्या हो बेटा, बड़ा हो, ताकि एक ही जगह पे सभी जगह की क्या जाए बेटा, एंट्री हो जाए। तो रोकड़ इसमें से कौन सी क्या नहीं है, सहायक किताब नहीं है। रोकड़ बही ये तो है ही भैया, कैश बुक बिल्कुल है। उसके बाद बिक्री वापसी किताब पुस्तक भी है, सेल्स रिटर्न बुक भी है भैया, बिक्री बुक वो भी है, ठीक है। और खाता बही, खाता बही जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। लेजर अलग चीज है, रोकड़ ये रोकड़ बुक है, ये रोकड़ पुस्तक, ये क्या है, रोकड़ पुस्तक। रोकड़ पुस्तक, ठीक है। कैश बुक दैट इज कैश बुक। तो कैश बुक में कैश से जितने भी कैश से संबंधित जितनी भी एंट्री होगी वो सारी कहाँ पे जाती है बेटा, रोकड़ वही पुस्तक में जाती है। अब बिक्री पुस्तक में सारी उधार में जो भी हम लोग उधार में चीज़ों को खरीदते हैं वो सारी बिक्री पुस्तक में जाती है। और वही जो उधार में खरीदा हो अगर उसको वापस कर दिया तो वो कहाँ पे जाती है, बिक्री वापसी पुस्तक में जाती है। इसी तरह से विक्रय वाली चीज़ें, विक्रय जब हम लोग उधार में करते तो विक्रय किताब में जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जितनी भी कैश में खरीदे तो वो किस में जाएगी बेटा, रोकड़ पुस्तक में जाएगी। तो इसका जवाब जो है ये क्या नहीं है बेटा, सहायक किताब कौन सी नहीं है, खाता बही जो होता है वो सहायक किताब नहीं होती है। शाबाश, एक्सीलेंट, डी, डी इज द राइट आंसर। 20, बैंक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम लोग। बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड पासबुक, रोकड़ बही, क्रेडिट बुक एंड बिक्री पुस्तक। बैंक स्टेटमेंट जो हम बहुत इजी है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, बहुत सरल है ये तो, कि बैंक स्टेटमेंट को, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को और क्या कहते हैं हम लोग, और बैंक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम लोग भैया, बैंक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, पासबुक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग बेटा, पासबुक कहते हैं। रोकड़ बही भी नहीं कहते, क्रेडिट बुक भी नहीं कहते, बिक्री पुस्तक भी नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको हम लोग बेटा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पासबुक कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन लेखांकन शब्द पहली बार किसने गढ़ा, फर्स्ट कॉइन, किसने पहली बार प्रबंधन लेखांकन शब्द का मतलब बताया था, ठीक है। प्रबंधन लेखांकन का शब्द किसने सबसे पहली बार बताया था भैया, बताओ जल्दी से, कब पहली बार गढ़ा गया था, कब पहली बार बताया गया था, ठीक है। तो याद रखना इसको सबसे पहली बार 1950 में किया गया था, हैलिस के द्वारा। किसके द्वारा, हैलिस के द्वारा। ये सवाल आ सकता है इसलिए ध्यान से करना इसको, किसके द्वारा, हैलिस के द्वारा। क्लियर है। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ लेना बेटा, ठीक है। क्लियर है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेकिन उसको याद कर लेना बेटा। प्रबंध लेखांकन शब्द पहली बार किसने गढ़ा था, 1950 में हैलिस ने किया था। देखो
विकर्ण संचार का अन्य नाम क्या है? विकर्ण संचार का मतलब क्या होता है? जो क्रॉस होता है, ठीक है, ये ऐसे जो होता है ना उसको बोलते हैं विकर्ण संचलन, ठीक है, संचार। उसका अदर विकर्ण संचार का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन? वर्ग पहली, क्रॉस संचार, क्षैतिज संचार, वर्टिकल, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बहुत इजी है, तो दिख रहा शब्द से दिख रहा है आप लोगों को क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। 21 का 22 का क्या आंसर होगा? दैट इज क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन, है ना। जो कैसी बातें होती है? एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, ठीक है, एक होता है कौन सा बेटा? क्रॉस वाला। तो ये विकर्ण संचार जो होता है क्रॉस वाले की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? क्रॉस की बात कर रहा है। तो ये क्या सा होगा इसका आंसर? ए। 22 का क्या आंसर होगा? ए, ठीक है, बहुत इजी है। ओके, 22 का ए। 36 नहीं होगा, वर्ग पहली संचार, दैट इज क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना सभी किस प्रकार के संचार होते हैं? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना सभी प्रकार के होते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द ऑल टाइप ऑफ संचार कौशल, संचार बाधाएं, मूल्यांकन तकनीकी, मुक्त संचार, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग जब हम लोग पढ़ते हो, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप लोग कोई भी चीज को पढ़ते हो ना बेटा, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर संचार की जबरदस्त प्रक्रिया चालू होती है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हो, बहुत अच्छे से बातें कर सकते हो, ठीक है। जब आप बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छे से लिसनिंग करते हो, सुनते हो और बोलते हो और राइटिंग करते हो, ये चार चीज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों चीजें किसमें होती है बेटा? किसकी बात कर रहा है वो? संचार बाधाएं है क्या? नहीं। इवोल्यूशन तकनीक है क्या? नहीं। फ्री कम्युनिकेशन है क्या? नहीं। ये सब चीजें किसकी बात करता है बेटा? संचार कौशल की बात करता है। किसकी बात करता है? संचार कौशल, ये चारों चीजें, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? आपकी सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट? ओके, ग्रेट। 23 का ए सही जवाब, शाबाश, एक्सीलेंट। 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विपणन शब्द का क्या अर्थ होता है? द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू, मार्केटिंग हम लोगों ने पढ़ा है, विपणन का मतलब होता है ग्राहकों तक सामग्री को पहुंचाना, ग्राहकों तक आपके उत्पाद को पहुंचाना, ताकि वो अच्छे से सेटिस्फाई हो सके, उसको अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिल सके और वो आपके साथ बन के रहे। वो सारी प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा? विपणन कहलाती है, ठीक है। नए उत्पाद अवधारणा और सुधारों के बारे में, अबाउट द न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड इंप्रूवमेंट, विज्ञापन और बिक्री के बारे में, एक दर्शन जो ग्राहक के मूल्य और संतुष्टि पे बल देता है, ठीक है। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? एक दर्शन, शाबाश। 24 का ए नहीं। नए उत्पाद के अवधारणा और सुधारों के बारे में, अबाउट द प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट कंसेप्ट इंप्रूवमेंट, विपणन के बारे में पूरा बताओ, ठीक है। मेन चीज मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? राइट, 24 का सी, शाबाश, एक्सीलेंट। वो किसके बारे में बताता है? ये किसके बारे में बताता है कि जो ग्राहक के मूल्य संतुष्टि पे बल देता है, जो ग्राहक के मूल्य और संतुष्टि पे बल देता है वो क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है बेटा। तो इसका जवाब क्या होगा? दैट इज सी, दैट इज सी, ठीक है। वो क्या होगा? सी। क्लियर है? कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मैं एक टॉपिक वाइज लेके आऊंगा इस बार, ठीक है। कल मैं जो पढ़ाऊंगा मैं आपको सिर्फ एचआरएम पे, मानव संसाधन पे ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा कल, ठीक है। मानव संसाधन, सिर्फ मानव संसाधन। किस पे बेटा? मानव संसाधन पे ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, ठीक है। ताकि आपको उससे संबंधित जो भी सवाल है वो आप पढ़ के आओगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, 24 का सी। अब इसके बाद दो जो क्वेश्चन है बेटा, है ना, 25 और 26, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन निकाला जो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। वो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट में कुछ चीज़ों को समझ में आना चाहिए। तो दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो बताएगा, मजा आ जाएगा। प्रसिद्ध बुक इमोशनल इंटेलिजेंसी के लेखक कौन है? ठीक है, राइटर ऑफ द फेमस बुक इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये थोड़ा सा आपको अलग से दिया मैंने, अलग से इसलिए दिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चन अपने मन से उठाए, कुछ क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन शायद वो उठाए सारे मैंने, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है। 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखा होगा कि बीच में मेरे से वो एक आपने कहा ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो वो अलग से उठा के दिए मैंने क्वेश्चन। तो इसमें से प्रसिद्ध पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने अलग से उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है, और आपको आना चाहिए। वेरी गुड, डेनियल गोल्डमैन, वेरी गुड, ठीक है, याद रखना कौन सा है, डेनियल गोल्डमैन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, ठीक है, मैं देख लूंगा अभी, ओके, शाबाश, डेनियल गोल्डमैन। तो याद रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस के जो राइटर है, बहुत फेमस किताब है, उन्होंने व्यक्तियों के इमोशंस के भावनाओं पे बहुत सारा काम किया है। तो डेनियल गोल्डमैन क्या है, इसके राइटर का नाम है बेटा, है ना। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आखिरी के 2 क्वेश्चन रहेंगे 26 और 27। अभी तो मैंने 25-26 रखा क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन 26 और 27 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी सिलेबस से थोड़ा सा अलग रहेंगे, है ना। आपने ये मत बोलना कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो कुछ किताबें के नाम, है ना, फेमस थॉट्स, 3 चीज़ें, किताबों के नाम, फेमस थॉट्स और कुछ ब्रांड के नाम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किताब है भैया, डेनियल गोल्डमैन की बुक है, ये देखो ये वाली बुक, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत प्यारी बुक है ये। जस्ट डू इट स्लोगन किस कंपनी का है, ठीक है, जस्ट डू इट कौन सी कंपनी का स्लोगन है। तो मैं बोला ना 3 क्वेश्चन इस टाइप के दूंगा मैं आपको, ओके। शुभम पांचाल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट डू इट किसका स्लोगन, किस कंपनी का स्लोगन है भैया 26, ओके, बताओ जल्दी से किसका स्लोगन है ये। विमलेश, हम लोग ऐसा करेंगे, एक दिन मिक्स क्वेश्चन लेते हैं, एक दिन टॉपिक वाइज लेंगे, ठीक है। तो कल मैं HRM पे लूंगा बस, पक्का, ठीक है, HRM पे लूंगा मैं। इसके कौन है भैया, राइट, दैट इज नाइकी, एक्सीलेंट, किसके बेटा, नाइकी, वेरी गुड, कौन है ये, नाइकी। जस्ट डू इट किसके है, नाइकी, ओके। ये रहा आपका ब्रांड जस्ट डू इट, ये किसका है, नाइकी का है। पढ़ के जाना, काम आएगा। मैंने एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन इसलिए निकाल के रखे ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पढ़ाऊँ। कल से 3 क्वेश्चन निकालूंगा मैं, ब्रांड के स्लोगन, किताब का नाम और फेमस थॉट, ठीक है, किसने क्या बोला था, किसने किसका क्या बोला था, वो सब चीज़ें मैं निकालूंगा, ठीक है। तो वाओ, ये रीजनिंग फाउंडेशन क्लासेस मात्र 399 रुपये में अवेलेबल है। 12 महीने का कोर्स है, आदित्य सर खुद पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, मात्र 399, 2000 का कोर्स मात्र 399 रुपये, ठीक है, दैट्स एक्सीलेंट। नेक्स्ट है संडे की एग्जाम है 9 बजे, मध्य प्रदेश पटवारी की, MP कोऑपरेटिव बैंक की, मध्य प्रदेश वन रक्षक की, MP पुलिस की, ठीक है। ये अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास में, PEB, व्यापम के, बैंकिंग के, SSC के, सब्जेक्ट वाइज फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल है, रेलवे के, अदर के, MPPSC के, ठीक है, अदर क्लासेस। देखो जो पटवारी का जो कोर्स हो गया वो मात्र 499 का हो गया है, जिसको भी चाहिए ले सकता है अभी, ठीक है, ओके। जिसको फिजिकल ट्रेनिंग कुछ करना है, फिजिकल ट्रेनिंग में कुछ फिजिकल ट्रेनिंग लेना है, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर सर संजय महाजन सर, आर्मी मैन है, एक्स आर्मी मैन है, वो फिजिकल ट्रेनिंग की क्लासेस ले रहे हैं भी यहाँ पर। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और इसमें जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसकी सारी PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, ओके। ये अलग अलग यूट्यूब चैनल हमारे बेटा। सो थैंक यू वेरी मच। बीच में एक आध क्वेश्चन का थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी मिस्टेक तो नहीं है, उसको ठीक किया मैंने। बाकी सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना, जहाँ पे चूँकि आज थोड़ी बहुत टेक्निकल इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा रखे थे मैंने, क्योंकि इसलिए रखे ताकि आपको दोनों चीज़ में अच्छे ढंग से माहिर हो जाओ। कल मैं सिर्फ HRM पे क्वेश्चंस लूँगा, सिर्फ किस पे बेटा, HRM पे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।